हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ द इंडियन पॉलिटी। हम पार्ट 4 पे पहुंच चुके हैं और इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कर चुके हैं। तो एक बार जाके उनको देख लेना और रिवाइज कर लो। आई होप कर लिया होगा रिवाइज। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे प्रेम्बल के बारे में, मतलब संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि किन किन संविधानों से हमने, किन किन देशों के संविधानों से हमने कौन कौन से प्रावधान लिए हैं, तो कौन कौन से प्रोविजन्स हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रिटेन से हमने कुछ लिया है, अमेरिका से कुछ लिया है, आयरलैंड से कुछ लिया है कि नहीं। तो ऐसे और भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि स्पीकर का रोल जो है ये कहाँ से लिया है, तो ये डायरेक्टली पूछ लेता है कौन से कंट्री के संविधान से लिया है। तो इनको ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो अब इतनी सारी चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि ये हो गया पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, स्पीकर रोल, संसाधनात्मक शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका। अब जरा तुम ध्यान से देखो तो ये सब संसद से रिलेटेड चीज़ें हैं, है ना, यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो मैक्सिमम चीज़ें जो पार्लियामेंट, संसद और प्रशासन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मैक्सिमम, सब नहीं कह रहा हूँ बट ज़्यादातर कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन से ली गई हैं। अमेरिका में भी ऐसी देखो, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। जब फंडामेंटल राइट, हमारा मूल अधिकार जब मतलब हमसे छीना था तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी न्यायपालिका। ठीक है, और ये क्या है? न्यायपालिका का स्वतंत्रता, जुडिशरी रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये भी न्याय से रिलेटेड। न्यायपालिका अधिकारों का मतलब क्या था? ये भी न्याय है एक टाइप से। फिर सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के क्या न्यायाधीशों की, इनको इम्पीच कर देते हैं, इनको बर्खास्ती। ठीक है, बर्खास्त करने की प्रोसेस क्या है वो, ये भी न्यायालय से रिलेटेड है। राष्ट्रपति और क्योंकि राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो जज होते हैं उनका प्रोसेस सेम होता है, हटाने का, उनको महाभियोग करने का, तो इसलिए इसमें राष्ट्रपति को भी लिया है। तो ज़्यादातर जो इसमें तुम देखोगे न्यायपालिका से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका से। तो थोड़ा ऐसे ऐसे याद करो। अगर सारे याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते तो थोड़ा मोटा मोटा ऐसे याद रहना जरूरी है। अब जैसे डीपीएसपी, ये तो हमने कल पढ़ा था, कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में नॉमिनेशन, राष्ट्रपति का शासन कैसे, वो इलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो ये हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से लिया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, जो हमने कॉन्करेंट लिस्ट ली है, यानी समवर्ती सूची, कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। और कौन कौन सी सूची होती है? एक होती है कौन सी? स्टेट की, एक यूनियन की, और एक कॉन्करेंट, है ना, राज्य की और संघ की, और कॉन्करेंट, जिसमें दोनों। इसमें क्या कर सकते हैं? स्टेट ही बना सकता है कानून, इसमें सेंटर ही कानून बना सकता है, इसमें दोनों बना सकते हैं, स्टेट प्लस सेंटर। लेकिन सेंटर की चलेगी अगर दोनों में मतभेद हुए तो। ठीक है, अब जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, व्यापार हो गया। ठीक है, जैसे जॉइंट सिटिंग, जैसे हमने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठ जाते हैं किसी कानून के ऊपर डिस्कशन करने के लिए या वोटिंग करने के लिए, तो वो जॉइंट सिटिंग हो गई, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गई। तो कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, ऐसे ही कनाडा से क्या लिया हमने? कनाडा से हमने लिया है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी हमारा जो संघात्मक संरचना। ये अर्थ का क्या मतलब है? कि हमारा संघात्मक संरचना तो है कि अलग अलग स्टेट हैं, उन सबका अपनी अपनी गवर्नमेंट है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे फेडरल है, मतलब कि इन सब की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, अपनी अपनी चलती है, और सेंटर की भी एक गवर्नमेंट है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसका ज़्यादा ताकत नहीं है। बट इंडिया में क्या है? स्टेट की तो गवर्नमेंट है, लेकिन सेंटर की भी गवर्नमेंट है, और सेंटर की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं क्वासा, यानी अर्ध संघात्मक संरचना। ठीक है, तो फिर उसके बाद रेस्टिट्यूटरी पावर्स है सेंटर के साथ, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, जुडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन, एडवाइजरीज, यानी सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श क्षेत्र अधिकार, मतलब सिर्फ उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ एडवाइस वाली, ये एडवाइस दे सकती है। तो कहाँ से लिखा है? कनाडा से लिखा है। अब जर्मनी, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में हिटलर था। हिटलर क्या कर रहा था? लोगों के हक ले रहा था, लोगों का अधिकार छीन ले रहा था, उनको मार दे रहा था। ऐसे ही क्या लिखा है? आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन। तो यानी ये जो चीज़ ली गई है कि इमरजेंसी जब लग जाएगी तो उस टाइम पे हमारे मूल अधिकार हैं वो छीन लिए जाते हैं। तो ये कहाँ से ले गए? जर्मनी से ले गए। ऐसी चीज़ें तो हिटलर से ली जाएंगी, तो थोड़ा ये याद रह जाएगा इस टाइप से। और जरा इसमें सोच के बताओ कि जब इमरजेंसी लगती है तो कौन से आर्टिकल्स हैं जो चेंज नहीं होते, मतलब वो खत्म नहीं होते, वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, कमेंट में बताओ। यूएसएसआर से हमने क्या किया? देखो, यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन, यानी रशिया, आज के ज़माने का रशिया। रूस, तो रूस से क्या किया? फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन से आर्टिकल में और कौन से पार्ट में? कमेंट करके बताओ, मैं बता चुका हूँ कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में। ठीक है, यहाँ से हमने जस्टिस के थोड़े आइडियाज़ लिए हैं, यानी न्याय की आदर्श लिए हैं, न्याय के आदर्श लिए हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें चाहिए। तो ये कहाँ से लिया हमने? एक प्रेरणा कहाँ से मिली हमें? यूएसएसआर से, रूस की क्रांति से। ठीक है, जैसी फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब फ्रांस की क्रांति में कौन कौन सी चीज़ें थी याद करो। फ्रांस की क्रांति में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत थे। तो ये चीज़ें वहीं से ली होंगी, सिंपल सी बात है। रिपब्लिक यानी गणराज्य। ठीक है, ये कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। इनको याद ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? जो एक इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसीजर, संविधान को बदलने का, है ना, उसमें संशोधन करने का। कौन सा आर्टिकल्स में? आर्टिकल 368। ठीक है, इनको इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस 368 समझ लो। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन वो भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, जापान से क्या लिया है? जापान से लिया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी आर्टिकल 21-22 भी लिए गए हैं। 21 और 22 जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लिया गया जापान से, और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसको जापान से लिया गया। तो ये एक लिस्ट है, इसको पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, तो इसको याद कर लेना या फिर अपने नोट्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रेमबल के बारे में, यानी प्रस्तावना के बारे में संविधान की। प्रेमबल क्या होता है? प्रेमबल जो एक इंट्रोडक्शन है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे जैसे मैंने एक बुक लिखी है, फिर उसमें उसकी समरी दे के उसको पीछे किताब के पीछे लिखा था ना, शॉर्ट समरी होती है, तो एक टाइप से वो समरी हो गई शॉर्ट में। और एक होता है हमारा प्रीफेस होता है, यानी इंट्रोडक्शन होता है स्टार्टिंग में, तो वो एक टाइप से वही है, मतलब इंट्रोडक्शन जो होता है मतलब बताता है कि हमारा जो संविधान है, यानी ये हमारा पूरा संविधान है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये उसके बारे में एक छोटा सा परिचय है।
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रस्तावना हमारी प्रेमबल है। इसमें हमारी ज़्यादातर क्या होती है, हमारी फिलॉसफी, हमारी वैल्यूज़, गोल्स, मतलब इसमें ये पता चलता है कि हमारी फिलॉसफी क्या है। हम जैसे कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। हम चाहते हैं सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी स्टेट, लोगों का भला चाहिए, है ना, न्याय चाहिए हमें तो जस्टिस, ठीक है। हमें एकता चाहिए तो यूनिटी, इंटीग्रिटी, है ना। तो जब ये चीज़ें हमें संविधान में मेन चीज़ें हैं जिसकी बात हम करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की। तो इक्वालिटी हमें पता है ना, हमारा संविधान हमें इक्वालिटी देता है, समानता देता है हर चीज़ में, किसी में, चाहे वो जेंडर हो, चाहे वो हमारा धर्म हो, है ना, रिलीजन, या फिर जहाँ हमारी कास्ट हो, इसके बेस पे जो है हमसे भेदभाव नहीं करता, हमें राइट देता है। तो ये चीज़ हमें शॉर्ट में से एक चीज़ समझा दी गई है प्रेमबल में। तो एक टाइप से समरी है ये, समरी, है ना। तो इसमें हमारे वैल्यूज़, गोल्स वगैरह यानी हमारे दर्शन, मूल्यों व उद्देश्यों को दर्शाता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट कि ये जो हमने पिछले शायद पहली ही वीडियो थी जिसमें हमने बात करी थी कि एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था सामने कि ये होना चाहिए। जब संविधान सभा हमारी बना रही थी संविधान को, उस टाइम पे, उससे बनने से पहले ये जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई हमारा जो संविधान है इस टाइप से कुछ होना चाहिए। तो ये जो हमारा प्रेमबल है वो इसी के आधार पर बना हुआ है, इस पर ही बेस्ड है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मतलब न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। मतलब कि अगर आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए या हाई कोर्ट गए, उनसे बोलते हैं कि देखो इसमें तो ये लिखा हुआ है और हमें ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो कहेंगे निकलो यहाँ से, क्योंकि आप इसको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें न्याय दो। सिर्फ किसको लेकर जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को लेकर जा सकते हैं कि हमारे मूल अधिकार जो है हमसे छीन लिए गए। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जो है बहुत सारे केस भी हुए हैं। अब जैसे काफ़ी सारे केस हैं, जैसे इन सब जैसे 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 हमारा हुआ था केशवानंद भारती केस ना, तो उसमें जैसे बेसिक फीचर था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ऐसे ही निरमा मिल केस, ऐसे ही और भी केस होते, इनमें जो है इस प्रेमबल की भी बात हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही केसों में प्रेमबल की भी बात हो रही थी। तो उसमें फिर कहीं पे कहा कि होना चाहिए, जस्टिसेबल है, इसको इसके बेस पे हम जो है न्यायिक वो कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। कहीं पे कहा कि नहीं, लेकिन फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि हम जो है इसको कोर्ट में ले जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें मतलब इसके बेस पे हमें न्याय चाहिए, नहीं। लेकिन ये जरूरी है, क्यों, अगर मान लो हमें कोई कानून है अभी हाल ही में बना है, उसको अगर समझना है तो हम जो भी हमारा संविधान है वो तो है ही है, लेकिन जो जो हमारा प्रस्तावना है, प्रेमबल है, हम इसको भी जो है यूज़ कर सकते हैं समझने में संविधान को, ठीक है। संविधान के किसी भी ढांचे को समझने में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही है इसके बारे में। अब इसमें लिखा हुआ क्या क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ये ठीक है। ऐसे हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए, ठीक है। तो इन ये क्या क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, इस शब्द का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका इसका ये सब हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम क्या समझेंगे कि 42वां संशोधन, ये इंपॉर्टेंट। जब 42वां संशोधन हुआ था तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये जो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी है, यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे ये शब्द हैं, ये हमारे ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। 42वां संशोधन हुआ तो उसमें जो है इन शब्दों को ऐड किया गया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना कि इनको याद रखना है हमें पेपर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रभु की, संप्रभुता, ठीक है। सोवरेन, सोवरेन का क्या मतलब होता है, सोवरेन का मतलब होता है कि इंडिया जो है, जैसे इंडिया है, कोई भी कंट्री है जैसे इंडिया, वो जो है फ्री है, मतलब आज़ाद है कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी को लेकर, मतलब आंतरिक व बाहरी नीतियाँ उनको बनाने के लिए स्वतंत्र है। अब जैसे पाकिस्तान अटैक करता है कुछ, अब हम अमेरिका के पास तो नहीं जाएंगे ना कि भाई उस पाकिस्तान ने हमें अटैक कर दिया, क्या करें हम, है ना, नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधे उनको एयर स्ट्राइक करेंगे। अब ये एयर स्ट्राइक करना किसने फैसला लिया, इंडिया ने खुद लिया, है ना। इंडिया ने जब खुद लिया, यानी इंडिया जो है अपने फैसले खुद ले सकता है, यानी अपने आप में एक वो स्वतंत्र है अपने इंटरनल या बाहर के फैसले लेने में, यानी आंतरिक और बाहरी फैसले लेने में जो है स्वतंत्रता, तो हम उसे सॉवरेन कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। और कोई भी बाहर से जो भी देश है या फिर एजेंसी है, वो हमें फोर्स नहीं कर सकती कि भाई ये करो ये करो। हाँ, इनडायरेक्टली सब करते हैं, बट वैसे नहीं कर सकते कि वो जो कह रही है हम वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरा लीगल और पॉलिटिकल कंट्रोल रहता है हमारा, इंडिपेंडेंट रहते हैं हम कानूनी और राजनीतिक तौर पे। तो ये संप्रभु का मतलब होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटा ही मतलब है, समझ लेंगे। फिर हमारे पास आता है समाजवादी। अब समाजवादी का क्या मतलब होता है, ये सब जो 42वें संशोधन में आया था, इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक और सोशल इक्वलिटी की बात करता है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप से, जैसे आर्थिक मतलब सबके पास जो है ना, आर्थिक मतलब आर्थिक स्थिति उन सबकी लगभग सेम रहनी चाहिए। सेम नहीं मतलब इतनी हो कि इंसान बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में ना हो। और सामाजिक सामाजिक समानता मतलब समाज में भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में बात करता है। देखो, ये सिर्फ शब्द ऐड किया गया था, ये सिर्फ शब्द ऐड किया गया था। इसमें इससे रिलेटेड जो संविधान में जो प्रावधान थे वो ऑलरेडी थे, तो ये सिर्फ शब्द ऐड किया गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई थी 42 में। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐड हुआ था, तो हमें याद रखना है। 42वां और 44 ये दो संशोधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 और 44। अब ये जो है मिक्स्ड इकॉनमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये इकॉनमी का पार्ट है। यहाँ ना समझो तो ही बेटर है। सेकुलर धर्मनिरपेक्ष मैंने उस दिन बताया था पिछली वीडियो में, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऐसा स्टेट जिनका कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। जैसे इंडिया का कोई धर्म नहीं है, कौन सा इंडिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं ना, कुछ नहीं है। तो हर हर जो धर्म है, हर रिलीजन है, उनको समान रूप से उनके साथ व्यवहार करना, ठीक है। ये भी 42वें संशोधन में आया, सिर्फ नाम, ठीक है। और कौन कौन से आर्टिकल्स में, कौन कौन से अनुच्छेद में, 25 से 28 तक, ये सब हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी जितना ही याद करो इसको समझो। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है कि लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, है ना। एक होता है मोनार्की मतलब राजा का राज, ये लोगों का राज है। लोग कैसे राज करेंगे, वो लोग जो है अपने गवर्नमेंट चुनेंगे, ठीक है। तो ऐसी सरकार
ऐसा देश जिसमें सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है तो उसको डेमोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, समान वयस्क मताधिकार। ये मैंने बता चुका पिछले वीडियो में क्या था। 18+ जितने भी लोग हैं हमारे पास एडल्ट, उन सबको वोट देने का अधिकार है और सबकी वोट की वैल्यू सेम है, एक। ठीक है, और ये जो सरकार होगी ये उत्तरदायी होगी, वह जवाबदेही होगी किसको, लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया। गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, कौन है हमारा हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें भी हेड ऑफ स्टेट दो होते हैं, कौन से होते हैं, एक होता है नॉमिनल हेड यानी नाम का, और एक होता है रियल हेड यानी असली जो हेड होता है। नॉमिनल हेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नॉमिनल हेड कौन है, राष्ट्रपति, और असली हेड कौन होता है, पीएम। यानी पावर जो है मेन पीएम के पास होती है, राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है, राष्ट्रपति। तो हमारा जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड होता है और हेरिडिटरी नहीं होता, तो इसलिए हमारा रिपब्लिक है। हेरिडिटरी का क्या मतलब है, विरासत का क्या मतलब है कि मतलब जैसे आज कोई बना है, यानी कोई राजा बना है, जैसे राजा 1, मान लो राजा 1 है, अब इसका कोई बेटा था राजा 2, तो वो बनेगा राजा, उसकी डेथ के बाद फिर राजा 3 बनेगा उसका बेटा। तो ये जो होता है क्या होता है, हेरिडिटरी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये ऐसा कहाँ पर है, यह है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आपने देखा होगा, हमें इंग्लैंड में, वहाँ पे क्या है, क्वीन विक्टोरिया चिक्टोरिया सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है, मोनार्क, मोनार्क है, तो वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है, मतलब राजतंत्र है, लेकिन वो भी नाम का है, असली पावर वहाँ भी पीएम के पास ही है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है यानी राज्य का जो प्रमुख है उसको वो चुना हुआ होता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, हालांकि इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, लेकिन चुना हुआ तो है, तो इसलिए उसको गणराज्य बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, प्रेम में क्या लिखा है। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ उद्देश्य हैं। हम क्या चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं, न्याय, सबको न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। सामाजिक मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्थिक मतलब सबको जो है कम से कम खाने पीने का तो रहना ही चाहिए सबको, ऐसा नहीं है कोई भूख से मर रहा हो, कोई ज़्यादा ही मौज में। ठीक है, राजनीतिक रूप से मतलब जैसे कि सबको वोट करने का अधिकार हो गया, सबकी आवाज़, लोगों की आवाज़ जो है सबकी पहुंचनी चाहिए गवर्नमेंट तक। तो ये हमारा कुछ न्याय के बारे में ये मतलब होना चाहिए, ऐसा प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा हमारा लिबर्टी, स्वतंत्रता, हमारे सोचने की, हमारे विचार करने की, है ना, अभिव्यक्ति की, हमारा जो विश्वास है, बिलीफ है, जैसे कि धर्म को मानते हैं हम, तो उसकी आज़ादी होनी चाहिए। आस्था की आज़ादी, ये भी धर्म से रिलेटेड हो गया, मान लो ऐसी उपासना की हो गई। ठीक है, जैसे मंदिर जाना हो गया, इस टाइप से जाना नहीं जाना, उसकी आज़ादी। तो ये सारी चीज़ें हमारे गोल से कि ये जो है क्या देगा, ये संविधान हमें दे रहा है लोगों को। ऐसी हमारे पास बराबरी, इक्वालिटी, किस चीज़ की इक्वालिटी, स्टेटस की, कि हमारा जो स्टेटस है सब बराबर, मतलब लोगों का जो स्टेटस है वो बराबर होना चाहिए। अफसर की, मतलब सब लोगों को बराबर अफसर मिलना चाहिए, कुछ भी। ऐसे ही भाईचारा, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ठीक है, उसमें क्या है, डिग्निटी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, गरिमा, है ना, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ। ठीक है, चलिए फिर अब हम स्टेटस की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि प्रस्तावना की अब वैधानिक स्थिति क्या है। जैसे ओरिजिनली जब बात करें तो ओरिजिनली हमारे पास हम जो है इसे प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं मानते थे, वो बस हम मानते थे कि हाँ ये एक समरी है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है कुछ। ठीक है, इसे इसका भाग नहीं मानते थे। ये कब कहाँ हुआ था, ये हमारा हुआ था बेरुवारी केस था, इंपॉर्टेंट है 1960 में। इसमें हमने कहा था कि ये जो है संविधान का पार्ट नहीं है, क्या, प्रस्तावना। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। ठीक है, इसको माना कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक हिस्सा है। कौन से केस में होता, केशवानंद भारती में होता है। मैं पिछले में बताया था, पिछली स्लाइड में, केशवानंद भारती, इंपॉर्टेंट केस हैं, ये इंपॉर्टेंट केस हैं, बेरुवारी, केशवानंद भारती, मीरा मिल केस, गोलकनाथ केस, ये तो रटे हुए होने चाहिए क्यों, मैं सारे बता दूंगा आगे, लेकिन अभी इनको समझते चलो कि हाँ मतलब ऐसे कुछ केस हैं, इनको ध्यान में रखना है आगे। ठीक है, वही बात कि इन्फोर्सेबल नहीं है न्याय, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसको ले जाके हम बोल नहीं सकते कि न्याय करो हमारा, नहीं। ठीक है, हाँ लेकिन इनको यूज़ किया जा सकता है किस लिए, संविधान की व्याख्या करने के लिए, समझने में, और ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये संविधान की मूल संरचना को दर्शाता है। ठीक है, इसको क्या ही मैं बताऊं, मूल संरचना तो बता ही चुका हूं मैं क्या होती है। ठीक है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके, पता होगा, और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले ही बता चुका हूँ, तो रिवीजन करते चलो साथ साथ। ठीक है, अभी हमारा प्रेमल तो खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, पार्ट 1 संविधान का। ठीक है, जिसमें हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 आते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि और कौन कितने पार्ट होते हैं। पार्ट हमने याद है कितने पार्ट थे, कितने पार्ट थे, हमने बात की थी 22 पार्ट, 22 पार्ट हैं भाग, और ये पहला भाग है। पहले भाग में आर्टिकल 1 से 4 है, तो एक बार हम सारे भाग देख लेते हैं डिटेल में, फिर हम इस पहले भाग पाएंगे पार्ट 1 पे। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं संविधान के। ठीक है, जैसे पहला पार्ट है हमारा, ये हमारा बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी, यानी संघ और उसके राज्य का क्षेत्र की बात करता है, यानी किस किस की बात करता है, जैसे हमारा पूरा देश और उसमें छोटे छोटे राज्य, यूपी, बिहार, ये वो। ठीक है, इनकी बात करता है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारा क्या है, नागरिकता, नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से के बारे में ही सारे जितने आर्टिकल हैं उससे रिलेटेड है। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, पार्ट 4 में टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। पार्ट 4 ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मूल कर्तव्य। अभी पढ़ा है, कहाँ से लिया गया ये और कौन से आर्टिकल में। ठीक है, बताओ मुझे कमेंट में। पार्ट 5 में क्या है, हमारी संघ की सरकार यानी सेनेटर की सरकार। पार्ट 6 में क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार। पार्ट 7 ये हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। पार्ट 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र। अब ये यूनियन टेरिटरी, सॉरी, ये जो यूनियन टेरिटरी है और ये जो टेरिटरी है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक नहीं है। पार्ट 9 क्या है, इंपॉर्टेंट है, पंचायत से रिलेटेड है। पार्ट 9(1) क्या है, ये म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी क्या है, कॉर्पोरेट सोसाइटी, सहकारी समितियों से रिलेटेड है। पार्ट 10 क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। पार्ट 11 में क्या है, यूनियन और रिलेशन है, यूनियन और संघ का, सॉरी संघ और राज्यों का के बीच कैसे रिलेशन रहेंगे, 11 में है। पार्ट 12 में क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्त, संपत्ति,
है ना। इससे जैसे कि क्या हो गया, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि बजट हो गया, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन हो गई, इस टाइप की चीज़ें जो है हमारी कौन से उसमें पार्ट 12 में। 13 में क्या है, ट्रेड से रिलेटेड है, व्यापार से, भारत के अंदर व्यापार जो होता है, ठीक है। पार्ट 14 में क्या आता है, जो भी संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं यानी सर्विस जो के अंदर है स्टेट के, ये सब अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों बता रहा हूँ मैं। पार्ट 14 ए में क्या, ट्रिब्यूनल्स है, न्यायाधिकरण है। पार्ट 5 इलेक्शन चुनाव, ये है। पार्ट 17 इंपॉर्टेंट है क्यों, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है, कमेंट में बताओ। राज्य भाषा के बारे में, ठीक है, और कौन सी शेड्यूल में आता है ये बता चुका हूँ पहले, नहीं बताया तो आगे बता दूंगा, ठीक है। पार्ट 18 इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी से रिलेटेड, आपातकालीन स्थिति। पार्ट पार्ट 9 में क्या है, मिसलिनियस यानी विविध रूप से, अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं यहाँ। पार्ट 10 इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट से रिलेटेड, संविधान का संशोधन, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मान लो चलो ये मान लेते हैं कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। अब ये पूछ सकता है कि पंचायत, या फिर चलो पंचायत पूछ सकता है कि पंचायत जो है कौन से पार्ट में है संविधान के, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 9 में है, ठीक है, पार्ट 9 में। म्यूनसिपैलिटी कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 ए में। अब आप सोचोगे यार ऐसे सवाल भी आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, और यहाँ तक नहीं, ये डायरेक्ट आपके यूपीएससी एग्जाम तक ना आ रहे तो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ये कौन सा पूछा था, ये पूछा था इमरजेंसी, और आपका ये पूछा था पार्ट 10, पार्ट 18, और एक और पार्ट पूछा था, इन दोनों को यूज़ करके पूछा था कि इमरजेंसी इसमें आता है पार्ट 18 में, और संविधान को संशोधित करने का जो भी प्रावधान है उसमें पार्ट 10 में आता है। तो ये यूपीएससी तक में पूछ रखा है, तो इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, डायरेक्टली सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये कुछ हमारी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अभी 8वां अनुसूची क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, जस्ट अभी पूछा मैंने, इसने बताया वो सही था। इसमें कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, ठीक है। ऐसे ये सारे ये भी याद करने के हैं। 7वां इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ पावर, जो मैंने बताया था, संघ, राज्य और समवर्ती सूची इसी में आती है, ठीक है। पार्ट आपका 10 इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन, दल बदल कानून जिसमें होता है, दल बदल विरोधी प्रावधान दे रखें। 11 12वां पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से है, पंचायत और नगर पालिका से, कितने विषय कितने नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। 5वां 6 शेड्यूल एरिया, ट्राइब से रिलेटेड, जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्र से, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी नॉर्थ ईस्ट के जो है, उत्तर पूर्व राज्य उनके जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, 5 और 6, ठीक है। चौथे में क्या है कि राज्यसभा में कितनी सीट होंगी उस बारे में। तीसरे में क्या है, शपथ दिलाने के बारे में, जो शपथ, जैसे कि राष्ट्रपति शपथ लेता है ना, कौन किसको शपथ दिलाएगा, जैसे कि आपके न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तो ये सारे शपथ हैं। दूसरे में क्या है, सैलरीज अलाउंस वगैरह, सरकारी जो पदाधिकारी हैं उनको सैलरीज कहाँ से मिलेंगी, ठीक है। पहला तो आपको पता है यूनियन जो भी है। सो बस इतना ही है आज की वीडियो में। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है, पार्ट 1 को ही बात करेंगे, पार्ट 1 की संविधान के, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में इतना ही, इसको साथ साथ रिवाइज करते चलो, भूलोगे नहीं, ठीक है। और दोबारा मतलब एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा हो तो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।